हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड जीके जीएस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे और हम हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में भी जानेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क की भर्ती आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त को प्रस्तावित है। तो इस एग्ज़ाम में जो भी हमारे साथी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनके रिवीजन के लिए हमने अपनी इस सीरीज को स्टार्ट किया है। इसके बाद दोस्तों आपका अक्टूबर में एक और क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, तो उसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वह भी हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा कि राज्य में कृषि भूमि संबंधित तथ्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद ऊधम सिंह नगर है। तो सही बात है दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध बोया गया जो भूमि क्षेत्रफल है तो वह हमारा ऊधम सिंह नगर जनपद में है। सबसे कम शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद चंपावत है, ये भी हमारा सही कथन रहेगा। और तीसरा कथन है कि राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला जो है ये चमोली है और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला नैनीताल है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भूमि से ही संबंधित अन्य पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला है कि राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जो जिला है तो ये चमोली है। सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला नैनीताल है। सबसे अधिक जो प्रति भूमि वाला जिला है तो वह हमारा पौड़ी गढ़वाल है। और सबसे कम जो प्रति भूमि है तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक चारागाह भूमि ये चमोली ज़िले में है और सबसे कम चारागाह भूमि ये टिहरी गढ़वाल में है। देखिए, चारागाह भूमि चमोली जनपद में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो क्षेत्रफल है तो वह आपका बुग्यालों वाला है। ठीक है। और टिहरी गढ़वाल में इसलिए कम है क्योंकि टिहरी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, इसी कारण यहाँ पर चारागाह भूमि कम है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढक जाती है। तो सही बात है दोस्तों। और अगला कथन है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थायी हिम रेखा 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा, कथन 1 व कथन 2। देखिए, हिम रेखा स्नो लाइन तो ये क्या होती है, तो हिम रेखा उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित की जाती है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढक जाती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थायी हिम रेखा ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। टिम्बर लाइन की बात करेंगे तो वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में आपकी बुग्याल वाले क्षेत्र आ जाएंगे और फिर बुग्यालों के बाद में दोस्तों जो बर्फ वाला क्षेत्र होता है तो वह आपका आ जाता है, जिसको हम स्थायी हिम रेखा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो ये करता है दोस्तों राज्यपाल, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राज्यपाल करता है दोस्तों अयोग्यता का निर्धारण। ठीक है। डिटेल जान लेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत यदि किसी राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। राज्यपाल अपना निर्णय भारत के चुनाव आयोग की राय के अनुसार लेता है। ठीक है। तो ये जो निर्णय है ये राज्यपाल लेता है, पर दोस्तों 10वीं अनुसूची के दल बदल संबंधी मामलों को छोड़कर। ठीक है। दल बदल विरोधी कानून की बात कर ले हम, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, तो ये ऐसा भारतीय कानून है जो सांसदों और विधायकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए चुनाव के बाद अपनी पार्टी बदलने से रोकता है। दल बदल कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इस संशोधन के द्वारा दोस्तों 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है, तो दल बदल कानून। ठीक है। अब देखिए, दल बदल से संबंधित जो हमारे कुछ नियम और अपवाद हैं उनको भी देख लेते हैं।
अयोग्यता की बात करेंगे हम, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने पार्टी की सदस्य छोड़ देता है या पार्टी विहाप आदेश के खिलाफ वोट देता है तो उसकी सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। विलय में छूट की बात करें तो यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय करने का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब दोस्तों, आपकी एक पार्टी है और आपकी पार्टी के लगभग 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। निर्दलीय सदस्यों की बात करेंगे तो चुनाव जीतने के बाद यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह सदन की सदस्यता खो सकता है। निर्णय का अधिकार, तो देखिए दल बदल से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं अंतिम फैसले, तो वह आपके अध्यक्ष मतलब जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह, और दोस्तों सभापति का जो राज्यसभा का सभापति होता है तो वह यह निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अधीनस्थ न्यायपालिका में निम्न में से कौन से न्यायालय शामिल हैं, कुट के माध्यम से चयन करें। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायपालिका में कौन कौन से हमारे न्यायालय आते हैं उनको बताना है। तो पहला है दीवानी न्यायालय, तो दोस्तों ये आता है, फौजदारी न्यायालय भी आता है और राजस्व न्यायालय भी आता है। जो श्रम न्यायालय है ये हमारा न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। देखिए दीवानी और फौजदारी न्यायालय ये क्या होते हैं, तो ये जो हमारे न्यायालय हैं ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, मतलब हाई कोर्ट की निगरानी में कार्य करते हैं। श्रम न्यायालय, तो श्रम न्यायालय दोस्तों वहाँ पर बने होते हैं जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर, ठीक है। राजस्व न्यायालय की बात करेंगे तो देखिए राज्य में भूमि राजस्व हुआ, चकबंदी और काश्तकारी से जुड़े जो मामले होते हैं ये सब राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इन न्यायालयों में जो निगरानी रखने का कार्य करता है तो वह हमारा अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली करती है, ठीक है। मतलब जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है तो वह इस पर निगरानी रखने का कार्य करती है। अब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं तो इसका हमारे संविधान में उल्लेख है, तो संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। और भाग की बात करेंगे तो भाग 6 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 233 में क्या है, तो 233 में दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 234 में क्या है, तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं तो उनके अलावा जो न्यायिक सेवा सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बोला है। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों मतलब नियंत्रण, पदोन्नति, छुट्टी आदि से संबंधित जो भी नियंत्रण है तो वह उच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 236 में तो जिला न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 237 में क्या है, तो 237 में बोला है कि कुछ वर्गों या मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति है। तो ये दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित हमारे अनुच्छेद थे जो आपको पेपर के लिए याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि असंगत युग्म का चयन करें। पहला है दोस्तों कि राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे RS टोलिया थे, सही बात है। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त ये राधा रतूड़ी हैं, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो हमारे उत्तराखंड के सूचना आयुक्त हैं तो वह है राधा रतूड़ी हैं, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन जो हुआ था तो ये 2 अक्टूबर 2003 को हुआ था, तो ये गलत है। देखिए उत्तराखंड सूचना आयोग का जो गठन हुआ था तो वह 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और नेक्स्ट है कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो हुआ तो ये 27 मई 2003 को हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को हुआ, याद रखें। और हमारे पूरे भारत में सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देश और उत्तराखंड दोनों में अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है। देखिए जलीसेरा और घसोली ये दोनों चमोली में स्थित हैं। पुष्ठारा ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। और हुड़िया और भेंटी बुग्याल ये भी चमोली में स्थित है। कोराखर्क और चित्रकाठा ये भी चमोली में है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा कि पुष्ठारा बुग्याल जो है ये उत्तरकाशी में स्थित
नहीं, उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी से संबंधित जो भी आपके बुग्याल हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हमारी इस सीरीज को करने का जो एक मेन मोटिव है या फिर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है तो वह यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और आप ये भी जान सकें कि किस प्रकार से कहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, केदारकांठा बुग्याल जो है ये आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है और ये दोस्तों मखमली घास के लिए जाना जाता है। गोमुख के समीप केदार खर्क बुग्याल स्थित है। यमुनोत्री के निकट देवदामनी बुग्याल स्थित है। पुष्ठारा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में यमुनोत्री के नज़दीक आता है। चायसील बुग्याल इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा के बीच आता है। देवक्यारा बुग्याल ये उत्तरकाशी में स्थित है जिसे 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। रूपनौल सोन बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में आता है। हनुमान चट्टी के समीप उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुग्याल आता है, इसको भी नोट करें। और उत्तरकाशी के अन्य बुग्यालों की बात कर लेंगे हम तो कुश कल्याण बुग्याल हुआ, तपोवन बुग्याल हुआ और दोस्तों सोनगाड़ बुग्याल हुआ, छायागाड़ बुग्याल, मानेक बुग्याल और हरकीदून ये भी हमारे सभी उत्तरकाशी में ही आते हैं। देखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था तो वह दयारा बुग्याल को घोषित किया गया था और दयारा बुग्याल को दोस्तों मानचित्र पर लाने का जो श्रेय जाता है तो वह आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है और चंद्रप्रभा ऐतवाल को दोस्तों माउंटेन गोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस दायरा बुग्याल में ही दोस्तों आपकी मक्खन की होली, अंडोडी उत्सव आदि आयोजित होता है। और ये जो हमारा अंडोडी उत्सव या मक्खन की होली है इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय जो जाता है तो वह आपका चंदन सिंह राणा को जाता है और चंदन सिंह राणा को ही दोस्तों दद्दा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों कुछ स्थान हैं और सूची 2 में उन स्थानों से निकलने वाली नदियां हैं। देखिए, खतलिंग से आपकी भिलंगना नदी निकलती है। खतलिंग ये टिहरी में आता है और जो कि एक लटकता झूलता ग्लेशियर है। नामिक से दोस्तों पूर्वी रामगंगा निकलती है। जोहार घाटी में ट्रेल पास दर्रा आता है जिसकी खोज 1830 में की गई थी। और बैजनाथ में दोस्तों गोमती नदी निकलती है। ठीक है, इसमें जो सही कुट बनेगा 2 3 4 1 बन जाएगा। 2 3 मतलब 23 41, तो 23 41 ये कहाँ पर दिया है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। इनको हम विस्तार से जान लें तो ट्रेल पास ये आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है जिसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। पूर्वी रामगंगा जो कि आपकी नामिक ग्लेशियर से निकलती है, नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर के मध्य से। ठीक है, और ये पिथौरागढ़ में बहती है जिसकी लंबाई 108 किलोमीटर है। और ये जो नदी है ये आपकी दोस्तों रामेश्वर तीर्थ में सरयू से मिल जाती है। पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं भूजपुत्री गाड़, काला पानी गाड़ और वैरल गाड़। अगली नदी है गोमती नदी और गोमती नदी ये दोस्तों बागेश्वर के डेबरा श्रेणी के भटकोट नामक स्थान से निकलती है। इस नदी को कत्यूरी घाटी के नाम से भी जानते हैं, मतलब इस नदी घाटी को किस नाम से जानते हैं? कत्यूर घाटी के नाम से। ठीक है, और दोस्तों बैजनाथ बैराज में इससे गरुड़ गंगा मिल जाती है। तो गरुड़ गंगा किसकी सहायक है? गोमती की। और गोमती किसकी सहायक है? सरयू की। सरयू और गोमती का संगम दोस्तों बागेश्वर में ही होता है। अगली नदी है भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी ये आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और जो भिलंगना नदी है ये भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भिलंगना नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। जिसकी सहायक नदियाँ आती हैं धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा और मेदे गंगा। जो बालगंगा है नदी तो इसको बालखिला के नाम से भी जानते हैं। बालगंगा और धर्मगंगा नदियों का संगम जो होता है ये आपका बूढ़ा केदार में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बालगंगा है तो ये आपकी सहस्त्रताल झील से निकलती है और धर्मगंगा ये दोस्तों महासरताल से निकलती है। भागीरथी और भिलंगना का संगम जो होता है ये आपका गणेश प्रयाग में होता है। आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आंदोलन दिए हैं और सूची 2 में दोस्तों वर्ष। मेती आंदोलन की बात कर लेंगे तो मेती आंदोलन ये 1996 में हुआ था। ठीक है, कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसे शुरू किया गया था। झपटो छीनो आंदोलन ये किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1989 में। 1998 में हुआ था।
ठीक है। पानी राखो आंदोलन ये हुआ था दोस्तों आपका 1989 में। ढूंगी पेन तोली आंदोलन ये दोस्तों 1980 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कुट क्या बनेगा, तो कुट बन जाएगा दोस्तों 3, 2, 1, 4, मतलब 32 चौथा। तो 32 चौथा ये दिया है दोस्तों ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेती आंदोलन बड़ा ही प्रसिद्ध आंदोलन था जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मेती आंदोलन की शुरुआत 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू की गई थी, और कल्याण सिंह रावत ये ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक रहे हैं, ठीक है। मेती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधा रोपते हैं जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। दोस्तों मेती का ही मतलब होता है मायका, ठीक है। मेती आंदोलन को मूर्त रूप देने वाला जो एक संस्था है, या फिर इसको जो मूर्त रूप देने का काम किया, तो वह आपका हिमालय वन्यजीव संस्थान ने किया था, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। वर्ष 2020 में कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, 2020 में। अगला आंदोलन है दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन। देखिए झपटो छीनो आंदोलन ये चमोली जिले के रेणी, तोलमा और लाता आदि गांवों में शुरू किया गया था। इस आंदोलन को 1998 में शुरू किया गया था लाता गांव में धरना देने से, ठीक है। देखिए इसमें था क्या, तो झीनो झपटो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीण जो लोग थे उनको दिया जाए, ठीक है, और उनको जो परंपरागत हक थे उनके, तो वह उनको दिए जाए। जैसे दोस्तों कि जानवरों को चराना या फिर वहाँ पर लकड़ी के लिए जाना, ठीक है, ये सभी जो काम थे तो ये इनसे छीन लिए गए थे। तो ये सभी हक दिलाने के लिए ये आपका झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है तो वह आपके गोविंद सिंह रावत हैं। अगला आंदोलन है डूंगी पेन तोली आंदोलन। ये 1980 में मथुरा देवी के द्वारा शुरू किया गया था। वांच के जंगल काटने के विरोध में इस आंदोलन को चमोली में शुरू किया था, ठीक है। देखिए वांच के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, परंतु महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो डूंगी पेन तोली आंदोलन किससे संबंधित है, वांच वृक्ष के संरक्षण से, जो कि 1980 में चला था। अगला आंदोलन है दोस्तों पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन ये जल से संबंधित है, जो कि 1988-89 में उफरे खाल पौड़ी से शुरू हुआ था। देखिए उफरे खाल पौड़ी में दोस्तों लगातार पानी की कमी आ रही थी, उसी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चालू किया था सच्चिदानंद भारती ने। सच्चिदानंद भारती ने इस आंदोलन को जो सीखा या फिर इसका जो एक उन्होंने अनुभव लिया, तो वह अनुपम मिश्र से लिया था। मतलब अनुपम मिश्र से ही दोस्तों प्रेरित होकर इन्होंने पानी राखो आंदोलन शुरू किया था। तो इस पॉइंट को आप खासकर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों दूधातोली लोक विकास संस्थान उफरे खाल पौड़ी में 1982 में स्थापित किया गया, और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना जो की थी ये आपकी सच्चिदानंद भारती ने ही की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की डीएनए आधारित हाथी गणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई, तो ये की गई है दोस्तों आपकी 1792। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर पर डीएनए आधारित हाथी गणना की गई है, जिसमें 2021 से 25 के बीच में जो हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी या फिर दोस्तों कमी हुई है उसको यहाँ पर आकलन किया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का पूरे देश में 5वां स्थान रहा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस डीएनए आधारित हाथी गणना का जो एक शीर्षक था तो वह स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया डीएनए वेस्ट था, क्योंकि डीएनए आधारित यह आपकी रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में हमें देखना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। तो पहला है भगनोल नृत्य। भगनोल नृत्य ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है जो कि मेलों में आयोजित होता है। लोटा नृत्य तो ये सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है दोस्तों हमारा सरो नृत्य। तो सरो नृत्य ये
प्रेमी की विरह में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सरो नृत्य है ये आपका गढ़वाल में किया जाने वाला एक युद्ध प्रवृत्ति का नृत्य है। वैर नृत्य ये कुमाऊं क्षेत्र में नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये गलत था। अब हम कुछ डिटेल जान लेते हैं कि सरो नृत्य ये गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि सरो नृत्य ये आपका युद्ध गीत नृत्य है। ठीक है, सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़ों में करतब दिखाते हैं एवं दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल पर स्वांग नृत्य करते हैं। पूर्ण नृत्य है तो ये भोटिया जनजाति का एक युद्ध प्रवृत्ति वाला नृत्य है, याद रखिएगा, जिसे दोस्तों शादी विवाह और मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। छोलिया नृत्य है तो ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कथन ए हुड़का, ढोर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धातीमा, डफली, डमरू आदि अपनद वाद्य यंत्र हैं। तो सही बात है दोस्तों, ये सभी जो हैं अपनद वाद्य यंत्र हैं। अपनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तो ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े की खींच से ढके होते हैं, इन्हें अपनद वाद्य यंत्र कहते हैं। तो कथन ए भी सही है और कथन ए का कारण आर भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए, जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों धातु या फिर घन वाद्य यंत्र, दूसरा अवनद वाद्य यंत्र जिसको हम चर्म वाद्य यंत्र बोलते हैं, और तीसरे सुशिर या फिर फूंक वाले वाद्य यंत्र। धातु या घन वाद्य यंत्र जो होते हैं ये दोस्तों धातु से बने होते हैं, जो कि आघात करके बजाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे वीणाई, कांसे की थाली, मंजीरा, घाना घनी, घुंघरू, कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खचड़ी, चिमटा आदि। ये सभी क्या हैं? तो ये आपके घन वाद्य यंत्र हैं। अवनद वाद्य यंत्र तो दोस्तों ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, जैसे हुड़का, ढोर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धातीमा, डफली, डमरू, तबला, साइयाँ आदि। ठीक है, सुशिर या फूंक वाले वाद्य यंत्र तो यह वाद्य यंत्र लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं। इसमें फूंक देने या फिर फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मुरली, भंकोरा, तुरही, रणसिंगा, नागफनी, शंख, ऊर्ध्वमुखी नाद, मसकबीन, मोछंग, अलगोजा आदि। ये सभी क्या हैं? ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों पहला कथन है कि उदयपुरी बकरी को राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। तो सही बात है, यह नस्ल मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण तथा विकास को लेकर एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो सही बात है दोस्तों, यह समझौता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आइसलैंड के जो राजदूत हैं उनकी उपस्थिति में सचिवालय में संपन्न हुआ था। तो ये भी सही है। तो दोनों ही हमारे सही हैं। याद रखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा को लेकर उत्तराखंड ने किस देश के साथ में एक समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ में किया है। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में है कि आरती की थाली में किया गया चित्रांकन ये शैली कहलाता है। सही है दोस्तों। शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को शिव चित्र कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। मंडप पर बने चित्रांकन को खड़िया बोलते हैं। ये भी सही है। और प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्रों को मवाली बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे कि विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था। देखिए, विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास जो रोपित किया तो ये श्रीमती हैरीबर्जन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर विदेशी आलू की बात हुई तो विदेशी आलू सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में 1864 में लगा था नैनीताल में, जो कि हैरीबर्जन ने लगाया था। आलू के विकास के बारे में जान लेते हैं, उत्तराखंड में आलू का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आलू की खेती उत्तराखंड में देहरादून में 1823 में कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी। हेनरी रैमजे ने आलू की खेती को पूरे कुमाऊं में प्रसारित किया था। ठीक है, विदेशी आलू सर्वप्रथम नैनीताल में लगा था 1864 में, हैरीबर्जन ने इसको लगाया था। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो हुई थी 1909 में, तो इसकी स्थापना जोलीकोट में की गई थी और इसकी स्थापना जो की गई तो यह आलू के उन्नत किस्म बीजों के लिए की गई थी। मतलब जो आलू है, आलू के उन्नत किस्म के बीजों को विकसित किया जाए जिससे आलू का उत्पादन बढ़ सके। और इस कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना के समय इसका कार्यभार नॉर्मन गिल को सौंपा था। नॉर्मन गिल ये दोस्तों एक वनस्पति शास्त्री थे जिसे आलू की प्रजाति लोग कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय जाता है। तो लोगों कीपर ये क्या है, तो ये दोस्तों आलू की एक प्रजाति है जिसे लाने का श्रेय नॉर्मन गिल को जाता है। चौबटिया उद्यान में 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। 1943 में भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की भी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसे ही एक छोटे छोटे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करते चलेंगे जिससे आपका पूरा एक दिन उत्तराखंड रिवाइज हो जाएगा। और जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वह अच्छे से अपना एक स्कोर अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि तालेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेखों का संबंध किन पौरव शासकों से है। देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र जो है तो इसका संबंध आता है धूति बर्मन और दोस्तों विष्णु बर्मन द्वितीय से, और मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब दूसरा और चौथा इन दोनों का संबंध जो है तो ये आपका तालेश्वर ताम्रपत्र से है। तालेश्वर ताम्रपत्र ये पौरव वंश से संबंधित है। पौरव वंश की इस ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। देखिए, पौरव वंश अपने आप में इम्पोर्टेंट है और कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम एक लघु रूप में जान लेते हैं। तो देखिए, हिमालय क्षेत्रों में 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर जो था ये सर्वाधिक विस्तारित राज्य था जिस पर पौरव वंश का शासन रहा। तो याद रखिएगा कि पौरव वंश का किस राज्य पर शासन हुआ था, तो ब्रह्मपुर राज्य में शासन हुआ था। जो ब्रह्मपुर राज्य था तो ये गंगा नदी से लेकर पूरब में करनाल नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश जो थे ये आपके सोन वंशीय पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा था। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध जो है तो ये आपका पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से है, क्योंकि पौरव वंश ने ब्रह्मपुर राज्य पर अधिकार किया था, शासन किया था। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मपुर राज्य का भी उल्लेख आपका तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। इस ताम्रपत्र की खोज 1915 में बाई के गुप्ते के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र तो अल्मोड़ा से मिला था, पर एक तालेश्वर जगह आती है जो कि पिथौरागढ़ में है। तालेश्वर ताम्रपत्र में धूति बर्मन और विष्णु बर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और पौरव वंश के संस्थापक राजा जो थे ये आपके विष्णु बर्मन प्रथम थे। ठीक है, तो पौरव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु बर्मन प्रथम। पर तालेश्वर ताम्रपत्र में किसका उल्लेख मिलता है? विष्णु बर्मन द्वितीय और दोस्तों धूति बर्मन का उल्लेख मिलता है। पौरव वंश के शासक राज्यों को पर्वताकार राज्य कहते थे, तो याद रखिएगा कि पौरव वंश को ही हम पर्वताकार राज्य भी कहते हैं। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला है दोस्तों पहला है विष्णु बर्मन, फिर उसके बाद में ब्रस बर्मन, अग्नि बर्मन और धूति बर्मन, और फिर दोस्तों विष्णु बर्मन द्वितीय। ठीक है, पौरव वंश के जो कुल देवता थे तो ये आपके विरलेश्वर स्वामी थे, इस बात को भी याद रखिएगा। पौरव वंश के जो राजा होते थे तो वह महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश एवं उसके प्रशासन का मुख्य स्रोत अल्मोड़ा से प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि 1915 में इसकी खोज बाई के गुप्ते के द्वारा की गई थी, जिसमें धूति बर्मन और विष्णु बर्मन द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है।
ठीक है। इसमें दोस्तों 4 नगरों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है दिव्यपुरी, कार्तिकेयपुर, त्र्यंबकपुर और ब्रह्मपुर। ठीक है, और ब्रह्मपुर को ही दोस्तों इंद्र की नगरी और नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए बटक शब्द का उपयोग किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में जो आपके भूमि बंदोबस्त हुए थे उनके संदर्भ में बताना है। पहला है दोस्तों कि छठा भूमि बंदोबस्त जो हुआ था इसे तरमीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, तो सही बात है। ठीक है, छठा बंदोबस्त जो हुआ था ये 1828 में हुआ था। ठीक है, ईके पो के भू बंदोबस्त के प्रमुख विशेषता जो है तो ये आपकी दोस्तों कैडेस्ट्रल सर्वे है, तो ये भी सही है। ईकेपो के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त किया गया था तो उसकी विशेषता याद रखिएगा आप। नवे भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त के तहत गढ़वाल में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, नवे भूमि बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से नहीं जानते, बल्कि 8वें भूमि बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के रूप में जानते हैं, जिसके तहत दोस्तों रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और अगला है कि वेटन का 20 साला बंदोबस्त ये 1840-42 के आसपास हुआ था, तो ये भी सही है। तो वेटन ने जो 20 साला भूमि बंदोबस्त किया था ये दोस्तों लूसिंगटन के समय किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों पेपर में आपके लगातार भू बंदोबस्त पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको जान लेते हैं कि वेटन का जो 20 साला भूमि बंदोबस्त था यह 1840-42 के आसपास हुआ था, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, अंग्रेजी शासन के अधीन गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, मतलब जो 8वां भूमि बंदोबस्त था उसी के तहत दोस्तों गढ़वाल में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था कब लागू की गई, तो दोस्तों ये 8वें भू बंदोबस्त के तहत 1840-42 के तहत लागू की गई थी। ठीक है, जो नवा विकेट बंदोबस्त है 1863 से 1873 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया था, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। विकेट ने दोस्तों भूमि मापन के लिए 20 गजा की डोरी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लिए थे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो गया होगा और क्वेश्चन करने में भी दोस्तों आपको मजा आया होगा। आपका क्या स्कोर रहा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल में से कुल कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो जिन लोगों का 23 अगस्त को हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क का एग्ज़ाम है तो वह हमारी सीरीज से ज़रूर जुड़ें। इसके बाद में दोस्तों 12th क्लास से जो इंटरमीडिएट वाली भर्ती आएंगी क्लर्क की, स्टेनो की, तो उसकी भी तैयारी लगातार छात्र कर रहे हैं, तो वह भी हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। तो जो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन है कि 1864 में विल्सन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। 1864 में जो आपका विल्सन था, फ्रेडरिक विल्सन, उसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और फीडबैक भी आप ज़रूर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।